फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वो अगली सुबह जल्दी निकल आई थी। उसके सर में दर्द था, इसलिए वो चिड़चिड़ सी थी कि नाश्ता भी नहीं किया था। सवाल तैयार कर लिए थे ना अपने हाइफा? शफीक सर ने इस्तफसार किया। जी सर। सर, क्या मेरी जगह कोई और जा सकता है? क्यों? बस ऐसे ही। नहीं, मैं ये सब करते तुम्हें देखना चाहता हूँ बेटा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मेहनत की है। वो सर हिला की। वो सही कह रहे थे। वो हल्के से सर दर्द पर इनकार नहीं कर सकती थी। ऑफिस की गाड़ी मौजूद है, जाओ। और मुझे उम्मीद है इस बार पहली वाली कोई गलती नहीं होगी। वो शास्त्री से बोले तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गए। 10 बजे वो वहां पर मौजूद थी। उस घर के बाहर, जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं था लेकिन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। उसे वो घर बहुत ही पसंद आया था। उफ, क्या जरूरत थी सुबह सुबह इंटरव्यू देने की उस शख्स को। रात को रख लेता तो मैं लेट तो आ जाती। वो सर को हाथों में दबाते हुए करते हुए बोली और फिर गेट तक आए। जी मैम। जी मैम क्या? अंदर जाना है? वो जिसका मूड पहले ही अच्छा नहीं था तरह कर बोले। अंदर क्यों जाना है? आपके साथ मोहतरम बादशाह सलामत से मिलना है। बेजात सर। हाँ भाई, अब इजाज़त दो तो गेट खोलो। मैं सर से पूछ? क्या सर से पूछ? मैं शक्कर से दशत करती लगती हूँ तुम्हें? जाहिर सी बात है, बुलाया गया है तो आई हूँ ना। ऐसे तो नहीं सुबह सुबह हवार होने आगे। क्या हुआ है अली? बेजार शाह की शक्ल देते ही वो लड़का खड़ा हुआ था जो आज से अपने बाप की जगह पर ड्यूटी कर रहा था। देखी वो छोटी सी लड़की उसे खाजन में नजर से देख रही थी। सर, ये कोई मोहतरमा है अंदर जाने की जिद? जिद? मैं बच्ची हूँ छोटी सी? वो फिर से उसकी बात काटती हुई बोली। आ जाए अंदर। बेजाद ने कहा तो लड़के ने फौरन गेट खोला। मिस्टर बेजाद शाह, जब अपने गार्ड को बता दें कि दोबारा सुबह सुबह जब मेरा सर पहले ही दर्द हो रहा हो मुझे बहस नहीं करें दोबारा। मुझे हमें क्या शौक बल्ला है? शौक है बल्ला किसी अनजान आदमी के घर सुबह सुबह टपकने का? वो आपके बार गुस्से से बोले थे। बेजाद शाह ने एक नजर उसके चेहरे को देखा जहाँ वो पर बेजार सी दिखती हुई थी। अली, ये दोबारा जब भी आए तो उन्हें बिना पूछे अंदर आने देना। जी सर, वो लड़का ताबादारी से बोला। ठीक है, आई एम सॉरी अली, मैं कुछ रूड हो गए थे। वो मुड़ते हुए बोली तो अली मुस्कुरा दिया। चले? बेजार शाह ने कहा तो उसके कदम आगे बढ़ाए और सामने के दरवाजे से अंदर दाल हुए। खूबसूरत घर को देखते हुए उसकी निगाहों में सताइश सी उभरे थे। बेजार शाह ने इस लड़की को देखा जो कि मस्टर्ड कलर के शलवार कमीज पर सूट के हम रंग हिजाब लिए हुए, एक कंधे पर बैग लटकाए हसीन तो ही लग रहे थे। हाँ, इतनी हसीन जितनी उसके सर्कल की लड़कियां थी, लेकिन सामने मौजूद लड़की पुरकशिश थी और हर किसी में काम कशिश होती है। आम मेहमानों को बैठने का नहीं कहते। वो अचानक मुड़ती हुई बोल तो बेजार शाह की अनामी लबू पर पहली बार मुस्कुराहट फैले। वो आम लड़की तो हरगिज नहीं थी जो उसे मरगूब नजर आती। नाश्ता करेंगे? नहीं, जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मुझे वापस पे जाना है। वो उसे ड्राइंग रूम में लाया था और फिर सामने बैठा उसके सवालों के जवाब देने लगा जो वो डायरी पे उतारने लगे। हो गया? देख लें, फिर कहेंगे कि आपको शिकायत ना हो फिर से कि मैंने कुछ अपने से लिखा है। क्या आप रोज सुबह लोगों से यूं ही बेजार रहती हैं मिस हाइफा? नहीं, लेकिन जिस दिन मेरे सर में दर्द होना मेरा मूड नहीं होता फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो साफ गोई से बोली। ठहरे। वो उठा और बाहर निकलकर मुलाजमा को बुलाया। एक गिलास फ्रेश जूस उधवा कर कहते हुए वो वापस अंदर आया था जहाँ वो बैग पे चीजें डाल रहे थे। लोगों के तोहफे आप यूं ही आगे दिया करती हैं। उसकी गंभीर आवाज पर हाइफा के हाथ थमे थे और नजर उठाकर उसको देखा। वो जो कुछ ही फासले पर अपने तमाम तार वजाहत लिए संजीदगी से उसको देख रहा था। मैं अनजान लोगों से तोहफे कबूल नहीं करती। अच्छा कि आपने मुझे याद दिलाया था। वो कहती हुई बैग में से कुछ ढूंढ लगी और मुतलबा चीज मिलते ही वो लिफाफा निकालकर उसके सामने किया। बेदाशा की आंखों में सरसा तासर आया था। ये ले, ये बहुत प्यारी हैं और बहुत कीमती भी। बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी माफी कबूल की लेकिन ये मैं नहीं रह सकती। ये आपकी है, आपसे ये आपका मुनहसर है, उसे रखना है या आगे किसी को देना है या मेरे घर से निकलते ही उसे कहीं फेंक देना है। वो सर से लहजे में कहता हुआ बाहर निकल गया और हाइफा ने मुंह खोले उसकी पूछ को देखा और लिफाफे को देखा, फिर गहरा सांस पड़ते हुए अपने बैग में रख लिया। वो बाहर निकली जहाँ वो लाने मौजूद था। मैं चलती हूँ मिस्टर बेजाद, आपके वक्त और तोहफे दोनों का शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करती हूँ उसके बाद आप कोई तोहफा मुझे नहीं देंगे। मुलाजमा ने जूस का जग लाकर मेज पर रखा, उसे दवा का पत्ता पकड़ाते हुए वापस चली गई। यहाँ आए? हाइफा ने चूम का उसका तहकम बड़ा हुआ अंदाज देखा। मैं चलती। हाइफा सिकंदर, मैं बात बार बार नहीं दोहराता। वो बोला तो हाइफा के कदम खुद ब खुद इस मेज की तरफ बढ़े। बैठे। उसके बैठने में बिजा ने उसे जूस कर दिया और खुद के लिए भी गिलास में डाला। जल्दी से पीकर ये दवा ले ले, दवा दर्द में अफाका होगा, फिर शायद आपको चीजें खूबसूरत लगने लगे। वो ठहर ठहर कर खूबसूरती से बोला। वो हाइफा ने उसको देखा। बेशक वो दिलकश लगता था बात करते हुए। शुक्रिया। वो दवा लेते हुए उठ खड़ी हुई। किस बात की जल्दी है आपको हाइफा? वो आपकी बार फिर बोला तो हाइफा ने चूम कर उसको देखा। अगर माफ कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा दिया हुआ तोहफा इस्तेमाल करें। मैं कर लूंगी। अभी करने में क्या हर्ज है? उसकी निगाहों के हंसा में रहता हुआ गहरे लहजे में बोला तो हाइफा पहली बार झिझकी।
फिर बैग से निकालकर सिर्फ उसका दिल रखने के लिए एक पिन निकाली और अपने स्कार्फ पर लगाई। बेजा ने गहरी निगाह उसके स्कार्फ में लिपटे हुए चेहरे पर डाली। अभी वो कुछ कहता कि कुत्ते भौंकते हुए दौड़कर उसकी तरफ आए। या अल्लाह, वो चीही अपनी जगह से दौड़ती हुई मेज के गिर्द घूमती हुई कुर्सी पर खड़ी हो गई। ये कहाँ से आए हैं? उफ, हा हा हा। बेजा का कहकर उसके घर में न जाने कितने साल बाद गूंजा था। आप इतने छोटे कुत्तों से डर रही हैं हाइफा? वो दिलचस्पी से इस्तफसार करने लगा। ये कुत्ते ट्रेनिंग के लिए हैं, उसने नहीं खरीदे थे। हाइफा के नाम से पहले का मिस हट गया था, जो दोनों ने गौर नहीं किया था। हटाएं इनको, हटाएं। वो उनको अपने पास आते हुए देखकर फिर से चलाई थी। रब्बुल आलमीन आपको कभी माफ नहीं करेंगे, वो कहते हुए रोने लगी थी। अब क्योंकि वो कुत्ते उसकी कुर्सी के पास खड़े मसलसल भौंक रहे थे, बेजाचा ने फौरन उन्हें वापस से हटाया और ले जाने को कहा। हाइफा कुर्सी से उतरती वहां बैठती चेहरा साफ करती उसे गुस्से से देखती हुई खड़ी हुई थी। मेहमान नवाजी का अच्छा तरीका है, वो नागवार से बोले। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप डरती हैं हाइफा, साफ हालत लहजा। मैं जलती हूँ, वो फिर से बोली तो बेजात न जाने क्यों, लेकिन नहीं चाहता था कि वो घर से जाए। अभी वो उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन खुद नहीं जानता था। मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ, वो एकदम बोला। क्यों? मुझे कुछ तब्दीलियां करनी है ना, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगले दिन वो वाकई उसे घर लेकर जा रहा था। घर में खामोशी थी और वो उस शख्स से बात भी नहीं करना चाहती थी। कभी वो सोचती थी कि उस शख्स का गिरबान पकड़े, उसे पूछे कि क्या बिगाड़ा है उसने, वो जो ये सब कर रहा है। सफ़ी ने उसकी निगाहें अपने हाथ पर महसूस की तो कुछ बोलना चाहा, जिसे वो महसूस करती फौरन घर से बाहर देखने लगी। भाई के सामने कुछ नहीं बोलोगी, तुम समझ रही हो ना? मैं ऐसी गलती क्यों दोबारा करूंगी जिसके बाद मुझ पर हाथ उठाया जाए? वो खुश से लहजे में बिना उसे देखे हुए बोले। हाथ नहीं उठाया मैंने, वो तेजी से उसकी बात को रद्द करता हुआ बोला। शायद मैं गलत बयानी से काम ले गई, वो शिकस्त तस्लीम करते हुए हल्की सी आवाज में बोले। क्या मर्दों से लड़ना आसान था? नहीं, हरगिज नहीं, नामुमकिन था। वो सिर की पूछ से टेक लगाकर आंखें मौत की। जिंदगी क्या काय थी, क्या करने वाली थी? वो आकर रुके तो उस खूबसूरत घर को देखने लगी जो न जाने कब से उसका ठिकाना था। फिर कदम उसके पीछे उठाने लगी। उसने अपना वही पहले वाला दिन वाला लिबास बेतन कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, बेजाजा ने बिना सर उठाए हुए जवाब दिया। नाराजगी की वजह को खत्म कर दिया है मैंने, वो डके चुपे लफ्जों में बोला। तो बेदाचा ने सर उठाया और फिर पीछे डरी से हमें माह को देते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर आगे कदम बढ़ाया तो माह डर कर पीछे हुई। बेदाचा ने सुलगती हुई निगाह सफीफा पर डाली, जिसने संजीदगी से होंठ भींचे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है माह जिससे आपको झूठ डरना पड़े। उसके सर पर हाथ अथवा नरमी से बोला तो माह ने झटके से सर उठाया। भाई बोल सकती हो मुझे? वो सफी शाह ने जरा सी भी सख्ती नहीं करता था आप पर, और सफीशा जरा सी भी सख्ती नहीं करता आप पर, ये बात जहन में बिठा ले। माँ ने जरा नजर बार को उठाकर सफीशा को देखा, जिसकी निगाहें उसी पर थी। वो फौरन सर झुका गए। सफी, कमरे में लेकर जाओ, माँ को आराम करे, खाने पर मिलेंगे फिर। वो सफीशा तो बात से बेजाया के सफी कहने पर ही शाद हो गया था। कौन सा कमरा भाई? तुम्हारी बीवी को जिस कमरे में होना चाहिए उसी कमरे में, बेजाज शाह ने सर से लहजे में कहा था। चलो, सफीशा ने सर से लहजे में माह को कहा तो वो पीछे चलने लगे। उसे कमरे में छोड़कर वो बाहर आया था। अब मुझे कोई भी बात तुम्हें समझानी ना पड़े सफी, उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखो। सफी शाह सिर्फ सर हिला गया था। उससे ज्यादा वो महा फैज को डिस्कस नहीं करना चाहता था। आज कोई आया था? सफी शाह ने लबों को दांत तले दबाए बेजाज शाह को देते हुए इस्तफसार किया। सभी, तुम्हें शर्म आती है बड़े भाई पर नजर रखते हुए? बेजाज शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाइफा आई थी? क्यों? अगर ये जानते हो कि वो आई थी तो ये भी जानते होगे कि वो क्यों आए थे। आपने तो कहा था कि एनजीओ को अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बस मैंने इरादा बदल दिया। बेजाज शाह ने सफीशा को देखा जो मसलसल मुस्कुरा रहा था। क्या कोई मसला है तुम्हारे साथ सफीशा? नहीं, मेरे साथ क्या मसला होगा? कैसे लगा वैसे मिस साहिबा को हमारा घर? जब पीछे से माह को आता देखा तो वो खामोश हुए। माह हाइफा का नाम सुन चुकी थी और दोनों उस नाम पर दोनों को मुस्कुराते भी उसे पल में रश्क आया था उस लड़की पर। आ जाए, खाना खाते हैं। बेजाचा उठकर गया था तो माँ ने सफी को देखा, जिसके चेहरे पर अब हमेशा वाली संजीदगी थी। वो जाकर बैठे तो खाना लगाया जा चुका था। माँ ने भी प्लेट उठाए। सफी, माँ की प्लेट बनाओ। बेजाचा ने कहा तो वो दोनों ठटके। माँ ने देखा कि सफीशा ने उसकी प्लेट में चावल निकालते उसे पकड़ाई और पानी का गिलास पैकर उसके साथ रखते हुए उसके लिए रायता निकाला। बेजाचा अपने खाने में मसरूफ था, लेकिन माँ की निगाहें सिर्फ इसी शख्स पर थी। अपने बाप के बाद उसे पहली बार कोई शख्स खाना निकाल कर दे रहा था। उसने खाना शुरू किया तो माँ की सोचें मुंतशिर थे। सब खाना खा चुके तो वो उंगलियां रोने लगे। माँ, आप क्या करना चाहती हैं? सोना चाहती हूँ, वो कंफ्यूज से बोली। तो बेजाचा मुस्कुराया तो वो हजल हो गए। मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, आप पढ़ाई शुरू करें दोबारा। भाई, सफीशा ने एहतजाज करना चाहा। सच में? माँ ने हैरत से बेजाचा को देखा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वो पास जाती फोन से बेजाचा का हाथ थाम गए तो वो दोनों थाम गए। आई एम सॉरी,
शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। कोई बात नहीं है बेटा। फिजात ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराता हुआ चला गया तो उसकी निगाहें सफीशा से मिले जो गुस्से से उसे देख रहा था। कमरे में आ, वो कहता हुआ चला गया तो महा भी थके कदमों से उसी के कमरे में उसके पीछे गई थी। जी, तुम मना कर दो बाइकों को, तुम आगे नहीं पड़ोगी। वो चक्कर काटता हुआ संजीदगी से बोला। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना। वो रुक कर सर से लहजे में बोला। मैं नहीं कहूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगी? सफीशा उसके सामने आकर रुका। सफी प्लीज। वो पहली बार उसके नाम से पुकार गए थे। बोलो, मेरे खिलाफ जाओगी? मैं शोहर तुम्हारा। उसके पापा माँ ने उसे निगाहें उठाकर देखा तो नजरों का जबरदस्त तसादम हुआ था। माँ की निगाहों ने सवाल किया था कि क्या वाकई वो शोहर है, लेकिन वो ज्यादा देर इन आंखों में ना देख पाई थी, इसलिए निगाहें झुका गए। सुबह भाई को नाश्ते में मना कर देना। मैं नहीं करूंगी। वो हिम्मत करती हुई बोली कि अपने लिए कुछ करना चाहती थी। सफी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कमर से लगाया, उसका चेहरा ऊंचा किया। तुम्हारी जुबान यहाँ कर ज्यादा नहीं चलने लग गई? मुझे दर्द। सफीर अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे करना चाहा। उसका बार बार नाम लेना सफीशा को अजीब सा एहसास में गिर रहा था। मेरा नाम दोबारा मत लेना। वो कहता हुआ पीछे हटा। और अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ मुझे कैसे संभालना है ये भी तुम्हें आना चाहिए। क्या मतलब? वो आंखें पूरी तरह वार किए पूछने लगी। बीवी हो, इतनी सी बात का मफहूम भी नहीं जान पाई। सफीशा ने उसे जिन निगाहों से देखा था वो जज्बत हुई थी। और दुपट्टा गले में पट्टी बनाकर रखने के लिए नहीं होता, उसका सही से इस्तेमाल करना सीखो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। सफीशा कहता हुआ वाशरूम में घुस गया। उफ, माँ ने गहरी सांस भरी थी, लेकिन वो यहाँ आकर वो थोड़ी सी मुतमिन हुई थी। बेजाशा उसे हरगिज बुरा नहीं लगा था और अब तो वो आगे पढ़ भी सकती थी। वो वहीं पर खड़ी कमरे का जायजा लेने लगी थी और फिर निगाहें अपने हाथ पर जा रुकी जहाँ उसकी कलाई शुरू हुई थी। सफीशा बाहर निकला तो महा को अपनी कलाई देते हुए रुका और फिर नरम हो गया। अलमारी से गदा निकालो सोने के लिए। क्यों? वो उंगलियां मरोड़ती हुई पूछ लगी। इस सोफे पर सो सकती हो तो तुम्हारी मर्जी है, और जल्दी करो जो करना है। मुझे लाइट ऑफ के बगैर नींद नहीं आती। माँ ने तेजी से अलमारी से गद्दे निकाले और एक तरफ बिछा लिए। तो यानी उसकी हैसियत आज पहले ही दिन मुतहिस कर दी गई थी। और क्या सोच रही थी कि वो शख्स जो उसे नफरत का दावेदार है उसे अपने साथ सोने की इजाजत देगा? हरगिज़ नहीं। वो दुपट्टा उतारती हुई वाशरूम में बंद हो गई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कभी ऐसा नहीं सोई थी। बाहर निकली तो कमरे की तमाम रोशनी गायब थी। वो आंधा मुंह पड़ा हुआ शायद सो चुका था। वो खिड़की से आती हुई हल्की सी रोशनी से मुश्किल अपनी जगह पहुंची थी। शाह शाह जब अंधेरे में डर लगता था, नींद आना तो नामुमकिन था, लेकिन शेर की खुजार में हाथ कैसे डालती। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जगह से उठती तक आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, इतना कह रही हो तो। वो होश से उठी थी। फिर उसके पीछे अंदर दाखिल उस घर को देखने का उसका शौक तो आते ही बढ़ गया था। कि आपको कुत्तों से डरती हैं? वो खामोश हो गया था। देखे, मेरी बात का बुरा मत मानेगा, लेकिन अगली बार कोई लड़की रोए तो उस पर हंसिएगा नहीं। बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं एक आंत लगा देती हूँ। और दूसरी बात है, हमारे दिल में कुत्ते घरों में रखने की इजाजत नहीं, बाकी आपकी मर्जी। वो बोली तो वो जो होंठा कोना लब्बों में दबाए हुए था उसकी पहली बात पर मुस्कुराया और दूसरी बात पर गहरी निगाह पर डाली। वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए है। वो बोला। अब जबकि आपने मेरी राय मांगी है तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा किसी को राय देती नहीं है, लेकिन आपने बारहा कहा तो। वो बोलती चली जा रही थी और खुद ही घर देख रही थी। वो सिर्फ उसके कदमों को फॉलो कर रहा था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि घर में गिने चुने मुलाजमों ने हैरत से इस हजाब किए हुए खूबसूरत लड़की को देखा जिसके पीछे बेजाचा सिर्फ उसे ही देखता चल रहा था। आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन सफ़ेद रंग बहुत आता है, तो थोड़ा कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रंग बढ़ने चाहिए घर में। अब देखें कि सीढ़ियों की दीवार पर कुछ फूलों की पेंटिंग होनी चाहिए। और ये वो इस बागीचे में डाली हुई थी तो मुंह खुले सामने का मंजर देखने लगी। तरह तरह के रंग बिरंगे खूबसूरत फूल, दरमियान में पड़ा हुआ वो झूला, वो दो तीन तितलियां। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? वो तेज से मुड़ती हुई आंखों पर इल्तजाई ताकत लिए इस्तफसार करने लगी तो वो सर हिला गया। कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? वो तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती हुई बोली और बेजाचा वहीं पर खड़ा उसके चेहरे की खुशी देख रहा था। वो क्यों कर रहा था ऐसे? नहीं जानता था उससे पहले कि उसने किसी लड़की को लम्हों से ज्यादा नहीं देखा था, ना घर दिखाया था। राय लेना तो दूर की बात है, उस बागीचे में आने की इजाजत तो मुलाजमों को भी नहीं थी। यहाँ और तितलियां रख लें, आप तो इतने अमीर हैं। वो झूले में बैठती उसे देखती हुई बोली, लेकिन खुद पर जमी उसकी निगाहों को महसूस करते हुए तेजी से उठे। ओ, मैं माफी चाहती हूँ, बाद में थोड़ी पागल सी हो जाती हूँ। बस मैं थोड़ी सी पागल हो जाती हूँ कभी कभी। कभी कभी? वो हंसा था दूसरी बात पर। क्या मतलब इस बात का? वो कमर पर हाथ रखाते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा है तुम यहाँ पर खड़ी इस जगह का हिस्सा लग रही हो? वो संजीदगी से बोला तो पहले ना समझी से तो देख लेंगे, फिर हैरत से और फिर लाल बिखरते चेहरे को झुका गए। ये मंजर उसने पहली बार जिंदगी में देखा था। सर, आपकी मीटिंग? उसके मुलाजम ने आकर बताया। कैंसिल कर दो, अभी मैं मसरूफ हूँ। वो बिना मुलाजम को देखते हुए बोला था। क्या तुम्हें बागबानी का शौक है? वो आपसे तुम का सफर काट गया था? नहीं,
لیکن جس کے پاس اتنی خوبصورت جگہ ہونا اسے ہو سکتا ہے کہ یقیناً آپ کا ہوگا، کاش میرے پاس بھی ایسی جگہ ہوتی۔ وہ حسرت بڑے ہوئے لہجے میں بولی، کیا میں یہاں کی ایک تصویر بنا لوں؟ بابا جان کو اور حسن کو دکھاؤں گی۔ بزاد نے سر ہلایا تو وہ تصویریں بنانے لگے۔ بزاد شاہ نے اپنا فون نکالا، اسے مسرور دیتے ہوئے اپنے کیمرے کا روز کی جانب کیا اور ایک قدم تصویر کھینچا، فون واپس جیب میں رکھ گیا۔ اب مجھے واپس جانا چاہیے، نہیں تو مجھے اس جگہ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ باہر نکل گئی، لیکن واپس مڑ کر اس جگہ کو پھر سے دیکھا۔ بزاد شاہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ جگہ کس حد تک پسند آئی ہے۔ آپ یہاں جب چاہیں آ سکتی ہیں حائفہ۔ کیا سچ میں؟ بزاد نے سر ہلایا۔ میرا کمرہ نہیں دیکھیں گے؟ ملازم نے دوسرے کو ہونٹ بنے دیکھے۔ کیا یہ وہی بزاد شاہ تھا جو کسی کو اجازت نہ دیتا تھا اپنے باغیچے اور کمرے میں جانے کی؟ نہیں، ابھی لیٹ ہو رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بزاد باہر آیا، اسے دیکھنے لگا۔ خدا حافظ مسٹر بزاد، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، مجھے تو میرا سر درد بھی یاد نہیں رہا، بہت شکریہ۔ وہ مسکرا کر بولی تو بزاد نے محض سر ہلایا۔ سرو، اس کے لب ہلے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا بولی ہے۔ آدم، اس نے اپنے ملازم کو آواز دی جو کتوں کے پاس دور ہی کھڑا تھا۔ حائفہ نے اڑے ہوئے حواسوں سے اس کو دیکھا اور پھر سے کتوں کو دیکھا، کہیں وہ پھر سے نہ بھاگ آئے۔ وہ ایسا ہی ہوا تھا، وہ پھر سے بھاگ کر آئے تھے۔ وہ نئی نسل کے پالتو کتے تھے جو بھی چھوٹے تھے لیکن دیکھنے میں ہی خطرناک تھے۔ حائفہ تیزی سے بزاد کے پیچھے چھپی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے روتی۔ بزاد کی آواز سنتے وہ تھم گئے۔ آدم، یہ کتے اب سے گھر کے باہر والے کاٹیج میں رہیں گے، وہ بھی دو باقیوں کو بیچ دو، وہ بولا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ حائفہ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا وہ اسے متاثر کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ سب لڑکیوں کو یوں ہی متاثر کرتا تھا؟ وہ اس کو خود کو دیتے ہوئے سنجیدہ نگاہوں میں جیسے اپنے سوال کے جواب تلاشنا چاہی۔ میں لڑکیوں کو متاثر کرنے میں دلچسپی نہیں رہتا، صاف خالص لہجہ۔ اس کی طرف ہلکا سا جھک کر بنا اسے چھوئے اس کے کان کے نزدیک بولتے ہوئے پیچھے ہوا تو حائفہ کا چہرہ گلابی پڑا۔ وہ کیسے جان گیا تھا اس کی بات کو؟ میں چہرے اچھے سے پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر سے بولا تو حائفہ نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا جن سے حرارت نکل رہی تھی۔ بزاد شاہ نے مسکراتے اس کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے کمال لتا تھا۔ کم مسکرایا کریں، خدا حافظ، وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی تو وہ پھر سے مسکرایا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی وہ پہلی والی سنجیدگی چھا گئے تھے۔ حائفہ اسکندر وہ پہلی لڑکی تھی جس پر بزاد شاہ نے نگاہیں ہٹائی نہیں پائی تھی اور خود کو اس کی حالت پر اب کافی سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے بعد خود کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے حائفہ اسکندر چاہیے تھی سامنے، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ NGO جو ابھی کھلا بھی نہیں تھا، اس کا انٹرویو اس نے پہلے دے دیا تھا، صرف حائفہ اسکندر کو گھر تک بلانے کے لیے، لیکن آگے وہ نہیں جانتا تھا۔ لیکن آگے کیا وہ نہیں جانتا تھا۔